इमेजिनेशनरी लव स्टोरी वर्ल्ड, ये एक्सीडेंटली प्रेगनेंसी का पार्ट 5 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। विंग और उसके बेस्ट फ्रेंड वेन लेसी क्लबिंग के लिए निकल गई थी। उसी क्लब में वांगजी भी काम करता था। उसने 2 दिन के रेस्ट के बाद उस क्लब में काम करने के लिए वापस आ गया था। वांगजी का काम ज़्यादातर बार टेंडर में जो बाहर काउंटर पे होता है, पर आज उस क्लब में एक वेटर कम है। इसी वजह से बात थोड़ा ज़्यादा भागा दौड़ी हो रही थी और वो वेटर वीआईपी क्लाइंट को हैंडल करने में एक्सपर्ट था। इस मैनेजर को इतना तो समझ गया है कि वांगजी सारी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर सकता है। इसलिए उसने आज वीआईपी काउंटर जो वीआईपी को सेक्शन में जो सर्विंग्स था उस तरह वांगजी को भेज दिया था। और वहाँ पे वीआईपी एरिया में बैठा हुआ था एक रूम लेके। उसके साथ वेन लिसी थी और वेन लिसी जब विंग को क्लब लेके गई है, ये बात जब साउथ जन और स्वयं का पता चला, उन्होंने वहाँ से घर से निकल लिया। उन्होंने यूटर्न नहीं ले लिया, ऑफिस और घर नहीं गए, वो सीधा क्लब पहुँचे थे। ये देख के वेन लिसी को थोड़ा सा तो चिढ़ आया कि ये लोग कहाँ से आ गए थे, पर उसने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया था। और साजिंदर और स्वयं ने प्यारी सी फेक सी स्माइल देते हुए वहाँ पे बैठे। वही ने कहा, क्या तुम दोनों आज घर नहीं जाने वाले? तो श्रेया ने कहा, तुम यहाँ पे, हम घर जाके क्या करेंगे, इसलिए हम भी आ गए। तो इनको समझ में आ गया था कि ये दोनों मुझ पर नज़रें रखने के लिए आए, इसलिए उन्होंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट नहीं किया। और तभी जंग जंग भी वहाँ पे आ गया। ये देखिए ने कहा, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो जंग ने कहा, सीधे तो हॉस्पिटल में है और मैं अकेला घर पे रह के क्या करता, इसलिए मैं भी क्लबिंग ले आई। ये सुन के ने भी अपना सर नाम मिला दिया और वो पाँचों वहाँ पे बैठ के कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर किए थे और ड्रिंक्स के लिए वेट करने लगे। साथ ने स्वयं ने कहा, इस चुड़ैल को तुम्हारे साथ अकेले छोड़ने में कोई समझदारी नहीं है अभी। तो ये सुनने के बाद स्वयं ने कहा, क्या कर रहे हो सासू जान, अगर इस चुड़ैल को सुनाई दिया ना तो कांड हो जाना है। तो जंग जोइने को, धीरे बोलो, मुझे तुम्हारी बातें सुनाई दे रही है। तो उसे क्या, तो वेन लिसी ने, तुम लोग कुछ बात कर रही हो क्या हमारे बारे में बातें? तो सासिन जान ने कहा, नहीं बस ऑफिस टॉक। तो वेन लिसी ने, यहाँ पे भी आके ऑफिस की बातें मत करो। तो विंग ने कहा, मैं ड्रिंक्स नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद वेन लिसी ने कहा, पर क्यों? तो विंग ने कहा, कल मेरी एक सर्जरी है और इसकी वजह से मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। हाँ, मेरा मूड ऑफ था इसलिए मैं क्लबिंग ले आ गया, पर मैं ड्रिंक नहीं करूँगा। ये सुनने के बाद वेन लिसी ने कहा, अच्छा ठीक है, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स तो ले सकते हो। ये सुनने में विंग ने अपना सर हाँ मिलाया। तो वेन लिसी ने फिर से वेटर को बुलाया, ऑर्डर दिया। वांगजी एक वीआईपी क्लाइंट को हैंडल करने के बाद वापस ही आ रहा था। तभी जो मैनेजर है उसने कहा कि आज तो मैं और एक वीआईपी क्लाइंट को हैंडल करा। ये सुनने के बाद वांगजी, पर सर टाइम हो रहा है। तो मैनेजर ने कहा, ठीक है, एक्स्ट्रा पेमेंट ले लेना, पर इसे हैंडल कर लो। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा, ठीक है। जब वांगजी सारी ड्रिंक्स का अरेंजमेंट करके उस रूम की ओर जाने वाला था कि वो थोड़ा सा ओपन था उस रूम का डोर। उसने जब वो इनको देखा, वो वापस से मुड़ने वाला। तो मैनेजर ने कहा, कहाँ जा रहे हो? तो वांगजी ने कहा, सर और किसी को हैंडल करने के लिए बोल दीजिए, मुझे नहीं करना। तो मैनेजर ने कहा, अभी तो तुम रेडी थे। तो वांगजी ने कहा, सर मैं मुँह नहीं दिखा सकता हूँ, तो क्या मैं मास्क पहन लूँ? वैसे मैनेजर ने थोड़ी देर सोचा और ठीक है, क्योंकि मैनेजर ने जब ठीक है बोला तो वांगजी के साथ में सांसे और उसने मास्क पहन कर लिया और अंदर सर्व करने के लिए चला गया। वांगजी जब अंदर गया तो जिसने वेन लिसी को विंग के इतने करीब पाया कि उसे थोड़ी सी तो, हाँ भाई ये बंदा उस दिन मेरे साथ क्या क्या करा है, ये एक नंबर का प्ले बॉय है। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वांगजी के दिमाग में यही चल रहा है कि विंग एक नंबर का प्ले बॉय है, किसी के साथ भी वो नाइट स्टैंड कर सकता है। कि वेन लिसी उसके साथ इतनी चिपको के बैठे। हाँ, वन साइड लव का होता है ये, पर ये तो साइको है ना। वो इसके साथ ऐसे बैठे थे, वो इनको कैजुअल लग रहा था। वहीं एक नंबर का ढक्कन है इस टाइम पे। हाँ, इनको थोड़ा सा पता है कि वेन लिसी उसे पसंद करती है, पर इतना ज़्यादा पसंद करती है पता नहीं है ना। तो वेन लिसी उसके करीब इतना बैठी थी कि ऐसे लग रहा था कि वो दोनों गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड्स हैं। तो वांगजी को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि एक नंबर का चीटर करके एक नंबर का प्ले बॉय है जिसके साथ नहीं छोड़ने, वो मन में सोचे जा रहा था। उसने सबको ड्रिंक सर्व किया। उसके बाद उसे दिमाग में क्या ही क्लिक हुआ कि पता नहीं, उसने इनके और मुड़ते हुए कहा, सर हमारे यहाँ एक स्पेशल ड्रिंक आई है, क्या आप उसे ड्रिंक करना चाहेंगे? वो थोड़ा सा स्पाइसेस होगा, नॉन अल्कोहलिक है। ये सुनने के बाद
भांजी ने जब विंग को सर्व किया था उसे पता चल गया कि विंग नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स कंज्यूम कर रहा है। ये सुन के उसे अच्छा तो लगा कि चलो एज ए डॉक्टर वो थोड़ा सा अपने पेशेंट को लेके कंसर्न है। उसके बाद विंग ने ठीक है, पर भांजी ने फिर से बोला सर वो थोड़ा स्पाइसी होगा क्योंकि उसमें चिली स्टार्ट करके बनाते। तो ये सुनने के बाद विंग और चांग 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 और लिसी ने कहा ये कैसा ड्रिंक है। तो भांजी ने कहा ये एक न्यू ड्रिंक है, हमारे यहाँ से स्पेशल कस्टमर को सर्व किया जाता है, आपने नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक मंगाया इसलिए मैंने पूछा। ये सुनने के बाद विंग ने कहा ठीक है। तो चांग चांग के पीछे और वैसे विंग को स्पाइसेस क्या पड़े हुए थे, उसे तो कच्चा रेड चिली दे दो वो खा ही जाएगा। ये सुने तो भांजी ने मन में सोचा हाँ बच्चे कच्चा रेड चिली खाने से अच्छा तो ये खा के दिखा, ये पी के दिखा। ये कहने पर भांजी ने एक वो किया और वहाँ से चला गया। और मैंने सर बाहर आने के बाद बोला कि वो कौन सा ड्रिंक है। तो भांजी ने कहा सर मैंने ये ड्रिंक एक सीखा था, शायद आपके क्लाइंट को पसंद आ जाए। ये सुन के तो मैनेजर ने भी कुछ नहीं, क्योंकि भांजी की सिंसियरिटी पर उस मैनेजर को पूरा स्ट्रेस था। इन 2 हफ्तों में उसने देखा था कि भांजी कितने हार्ड वर्किंग करता है, उसे एक एज ए स्टूडेंट उसे पता है क्या करना चाहिए क्या नहीं। उस मैनेजर ने पूरे अच्छे से देखा था, तो उस मैनेजर ने भी अलाउ कर दिया। और भांजी जो इस मौके के इंतज़ार में था कि कब वो विंग को एक मज़ा चखाए, उसने उस ड्रिंक में उसने ग्रीन चिलीज़ को पूरे बारीक से ग्राइंडिंग करके उसे अच्छे से एक कहते हैं ना टेस्टी लुक देने वाला डेंजरस ड्रिंक बनाया था। वो लेके वो इनके सामने सर्व किया और कहा सर आपको तो स्पाइसेस पसंद है, आई एम डैम श्योर आपको ये पसंद आया। उसने मास्क वेयर किया था तो इनको इतना समझ नहीं आ रहा था, उसके आगे के सामने थोड़े से हेयर आ गए थे, इसलिए वहीं भांजी को पहचान नहीं पा रहा था। और भांजी उस ड्रिंक की बढ़ाई चढ़ाई करके जा रहा था कि बोल रहा था सर इस ड्रिंक को एक ही घुट में पीना होता है, पीने के बाद आपको थोड़ा सा तीखा लगेगा, उसके बाद बहुत आपको मन करेगा और एक ड्रिंक बनाएगी। वहीं मिला भाई ये बार बॉय इतना इंसिस्ट कर रहा है कि ये ड्रिंक इतना अच्छा होगा। उसने भी वो होता है ना वो ग्लास उठाया और एक ही बार में पिया। उससे पीने के बाद उसके लाइफ ने जितने भी सारे स्पाइसेस खाए थे उसका सारा टेस्ट उसके मुंह पे आ गया। उसे ऐसा लगा पीने के बाद नहीं एक उस ग्लास को साइलेंटली वहाँ पे रखा, क्योंकि भांजी ने कहा सर इसे बहुत कम लोग ही हैंडल कर पाते हैं, नॉन अल्कोहलिक है पर उसका टेस्ट जो है ना बहुत स्पाइसी है इसलिए ज़्यादातर लोग हैंडल नहीं कर पाते थे। और वो इनको अपना कहते हैं ना वो मेरे को थोड़ा सा हर्ट ना हो इसी वजह से वो बैठा रहा वहाँ में। बैठने के बाद भांजी ने कहा अब आएगा मज़ा बच्चों। ये कहने के बाद वही ने बहुत अच्छा है मुझे और एक मिला। साउथ इंडियन जंक्शन समझ रहे थे कि वो इनका टोन सडनली चेंज हो गया, ये ड्रिंक तो कुछ तो है। तो इनने जब ये बोला तो भांजी ने कहा शायद आप श्योर हो, क्योंकि इसे पीने के बाद और मांगते हैं पर बहुत रेयर है। तो इन्हें मैंने बोला ना मुझे और एक चाहिए बहुत टेस्टी है। ये सुनने के बाद भांजी ने कहा ठीक है सर। ये कह के उसने और 2 ड्रिंक्स बनाए वैसे ही और लेके आ गया। उस 2 ड्रिंक्स को विंग ने 2 बार में ही गटक लिया। ये देखने के बाद भांजी ने कहा ये पक्का कन्फर्म है ये डेविल है। तो विंग भी सोच रहा था पता नहीं इस बार बॉय की क्या परेशानी है, लगता तो कॉलेज में है आजकल कॉलेज के सारे बॉस भरी ही जंगल में फंस रहे क्या। ये कहने के बाद विंग ने कहा और एक ये सुनने के बाद ना अब तो पक्का कन्फर्म हो गया ये कोई इंसान नहीं एक डेविल ही है। ये कहने के बाद भांजी वहाँ से चला गया और एक ड्रिंक लेके उसने दे दिया। उसे पीने के बाद विंग का हालत तो ख़राब था, पर कहते ना मेल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए वो बॉयज़ कुछ भी कर सकते हैं, विंग भी वैसा ही है। अभी उसे दिखाना था कि मैं किसी से कमज़ोर नहीं हूँ और उसे उसके बैक में जो हुआ था उस तरफ से खुद को टॉर्चर भी कर रहा था। भांजी से ये सब देखा नहीं है, उसने एक स्वीट सा प्यारा सा मोजितो बनाया और कहा सर इसे प्लीज़ ट्राई कीजिए। उसे पीने के बाद विंग को थोड़ा सा राहत मिला। तो विंग ने कहा ये अच्छा था, दोनों ही बहुत अच्छे थे, तुम्हारा नाम क्या है। ये कुछ बोलने से पहले ही मैनेजर वहाँ पे आया और कहा तुम्हारा टाइम ऑफ हो गया तुम जा सकते हो। धन्यवाद। उसने वहाँ पे सबको वोट डाउन किया और वहाँ से और मैंने कहा सर वो न्यू हुए अगर उससे कोई गलती हुई तो माफ़ कर दीजिए। तो इन्हें कहा कोई गलती नहीं हुई,
बस मेरा मूड ऑफ था। उसने बहुत अच्छा कहती। ये सुनने के बाद वांगी बहुत जस्ट क्रॉस कर रहा था और उसने कहा शिट यार, इसे परेशान करने निकला था और इसका मूड ही अच्छा होगा, ये कह के वांगी वहाँ से चला गया। उसके बाद मैनेजर वहाँ पे आया, उसके एक्स्ट्रा हावर्स के चार्जेस दिए उसे और वांगी वहाँ से चला गया। यहाँ पे दूसरी ओर लान मिंगशन ने वेनरन किसी पे चिल्ला रहा था और कह रहा था तुम उसे ढूंढ नहीं पाए, तुम कर क्या रहे हो। तो वो जो सामने बैठा नील डाउन होकर बैठा था और कह रहा था हमने उसे पूरी जगह ढूंढ लिया, वो यहाँ पे कहीं भी नहीं है। तो वेनरन ने कहा हाँ ऑब्वियसली वो चुपके ही गुस्सों में ही बैठा हुआ, उसे ढूंढो, उसे चाइना के किसी भी शहर में ढूंढना पड़े, ढूंढो उसे, वो तुम्हें पता नहीं वो क्या कैरी कर रहा है अपने साथ। तो उस जो सर्वेंट मतलब जो वो असिस्टेंट उसके सामने बैठा था उसने ये सर के पास चला वेनरन अपने पर्सनल सर्वेंट असिस्टेंट जो बोल रहा है वो इतने बड़ी कंपनी को कैरी कर रहा है अपनी एक मुट्ठी में, एक उंगली में और एक सिग्नेचर में। अगर ये कहने के बाद उसने ब्लास्ट हो दिया। तभी उसके पर्सनल असिस्टेंट ने उसके कान में बोला सर आपकी बेटी वापस आ चुकी है। तो वेनरन ने उसकी गले पकड़ते हुए बोला मेरी बेटी मर चुकी है बहुत सालों पहले और मैं भी उन लान हाउस के लिए मर रहा हूँ, उस लान हाउस के लोग उनके लिए मर चुके हैं। तो खबरदार अगर उसे मेरी बेटी का अगर ये बात बाहर आई तो उस प्रशासन सर वे फैमिली और जंग फैमिली को पता नहीं है कि वो आपकी बेटी है करके वेनरन ने उसका गले छोड़ दिया था। ये बोला वेनरन ने कहा इन लोगों ने जो मेरे साथ किया है उनका हिसाब तो उन्हें चुकता करना ही पड़ेगा, पाई पाई वसूली होगा। ये कहने के बाद वेनरन वहाँ से चला गया। यहाँ पे जंग हाउस में और वे हाउस में मैडम यो और कांसी सरन बैठी हुई थी अपने सामने और कह रही थी, कांसी ने कहा मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया। तो मैडम ने कहा तुम्हें उस वेनरन की याद दिलाने की क्या ज़रूरत थी। हाँ मानते हैं वेनलेसी ये उसकी तरह दिखती है, थोड़ी थोड़ी उसकी तरह बिहेव रखती है, पर थोड़ी ना वो उसकी बेटी निकलेगी या फिर दूर की कोई बेटी है। तो ये सुनने वाले में कांसी सरन का पता नहीं वो वेन टाइटल कैरी करती है ना और वो टाइटल। तो मैडम ने कहा कांसे छोड़ो ना, सारे वेन बुरे नहीं होते, तुम्हें तो पता है ना वैंकिंग और वेनिंग के बारे में। तो कांसे सरन ने कहा तुम्हें पता है इस वजह से तो मैं इतनी नफरत नहीं करती हूँ वेन टाइटल से, पर पता नहीं वेनलेसी को देखते ही मुझे उसके बारे में क्यों याद आ जाता है, मेरा मूड ही ख़राब हो जाता है। तो मैडम ने कहा क्योंकि वो थोड़ी सी उसकी तरह से बिहेव करती है साइकिक टाइप, तो तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। तो कांसे सरन ने कहा पता नहीं, मैं चाहती हूँ कि वेनलेसी मेरी बेटी के फ्रेंड तक ही रहे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कांसे सरन ने जब बोला मैडम ने कहा और तुम्हें लगता है कोई अपने आस पास भी किसी लड़के को या किसी लड़के को भटक नहीं देगा अपने पास। तो ये सुनने के बाद मैडम ने जब ये बोला तो कांसे सरन हाँ वैसे भी मैंने आज तक विंग को किसी लड़की के साथ नहीं देखा। तो मैडम ने कहा तो मैंने किसी लड़के के साथ भी नहीं देखा। तो कांसे सरन ने कहा पता नहीं मेरी बेटी का चॉइस क्या है, बोलता ही नहीं है, पर हाँ वेनलेसी ना हो। ये सुने मैडम ने कहा तुम्हें ना कांसे किस मैंने उसका नाम ले रही हो, उसकी वजह से तुम्हारा मूड ख़राब हो गया है, अब छोड़ो भी ना। तो कांसे सरन मुझे उस बच्चे से कोई वैर नहीं है, वो सिर्फ वेनरन के साथ दिखती है, उसकी ब्लड लाइन कैरी नहीं करती है, अगर करती भी होगी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैडम ने कहा मतलब। तो कांसे सरन का देखो बच्चे जैसे बाप पेरेंट्स जैसे भी हो बच्चे बच्चे होते उनमें उनसे थोड़ा अलग ही हुआ। तो मैडम ने कहा कभी कभी रंग छूटता है। तो मैं कांसे सरन कहा कभी कभी ना हमेशा नहीं, और वैसे भी उस एक गलती की वजह से आज तक हम सब भुगरे, हमने अपनी अच्छी दोस्त को खो दिया। मैडम ये बोलने मैडम ने कहा हम ना अगर बच्चों को उस बारे में कुछ भी याद आया कुछ भी भनक लगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सुनने हम ये सुनने के बाद मैंने जब कहा कांसे सरन का ठीक है, और हमारी पतियों को भी जब उस बारे में याद आएगा ना वो भी बलकने बन जाएंगे हमारे सामने। ये सब मैडम ने कहा सच वाला शांत हो जाओ अभी के लिए। उसके बाद उन्होंने अपने अपने रूम में चले गए। ये थी यहाँ पे आंटी उस हॉस्पिटल के अपने सारे काम ख़त्म करने के बाद उस रूम में आके बैठ गई थी और कह रही थी कब होश में आओगे, आ जाना, बहुत टाइम ले रहे हो, तुम्हें बताया ना तुम्हें मुझे कुछ बताना था, मैं कब से
इंतज़ार कर रहे हैं उस बात को सुनने के लिए। यहाँ पे दूसरी ओर मांझी अपने डोम में बैठ के विंग के बारे में सोच रहा था। उसे पता चल गया, उसने जब 3 ड्रिंक्स बना के विंग को दिए, उसे पता चल गया कुछ बात से परेशान तो है। उसे वो ड्रिंक बहुत स्पाइसेस लग रहे हैं, फिर भी वो कैरी उसे ड्रिंक करिए जा रहा है। ये बात जान के विंग मांझी को थोड़ा बुरा लगा था, इसलिए उसे सबसे स्वीटेस्ट मोजितो बना के उसे पिलाया था, नॉन अल्कोहलिक वाला। इनके बारे में सोचते भांग जी, उसके बारे में सोचना बंद करते भांग जी। वो एक वन नाइट स्टैंड था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और वैसे भी तो जहाँ पे अंकल के बारे में सोचना है, उनके एक्सप्रेसिव के बारे में। ये सुनने के बाद भांग जी अपनी स्टडी पे फोकस करने लगा और कार के लिए शेड्यूल बनाने लगा। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट करना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो फिर से अपनी तबीयत ख़राब करके 2 दिन की छुट्टी लेके फिर से रेस्ट नहीं कर सकता। ये कहने के बाद मांग जी फिर से अपनी स्टडी और टाइम को शेड्यूल करने लगा। यहाँ पे विंग मेनली से और साउथ इंडियन सुयांग और जंग ये सारे पूरे ड्रंक हो गए थे। विंग ने वेनलिसी को अपने ड्राइवर के साथ भेज दिया था। साउथ इंडियन को सुयांग थोड़ा सा सोबरनेस के साथ उसे हैंडल कर रखे वे हाउस जंग हाउस में आ गए थे। जंग पूरे ड्रंक था, वो उसे विंग कैरी करके आ रहा था। बहुत सारे अपने अपने रूम में चले गए। विंग जंग को जब अपने रूम में छोड़ के जा रहा था तभी विंग का हाथ जंग ने पकड़ते हुए कहा, विंग परेशान मत हो, हम उस बारे में ढूंढ लेंगे, इतना भी टेंशन मत लो। तो विंग मुस्कुराता बोला, जियांग तुम हमेशा ग्रम्पी मोड में रहते हो, पर जब क्या करने वाली आती है तुम पहले होते हो। ये कहने के बाद विंग ने उसे अच्छे से सही से लिटाया और वहाँ से चला गया। और उसे जाके उसने अपने रूम से एक सीक्रेट रूम का दरवाज़ा खोला और बेसमेंट में चला गया। इस बेसमेंट में जंग यानले और साउथ इंडियन जगह सब पता है। वो बेसमेंट का डोर रूम जाके बाहर से होके एक जंगल में खुलता है। वहाँ से निकल के विंग अपने डायर हाउस में गया और वहाँ पे जाके उसने अपने अंदर की जो भड़ास थी वो निकालने लगा। वो अपने को पेन दे रहा था। उसने हम वहाँ पे जितने सारे लोगों को कैद करके रखा था, जो क्राइम करते थे, जो इलीगल धंधे करते थे, उन्हें तो टॉर्चर कर रहा था। उन्हें टॉर्चर करने के बाद भी उनको शांति नहीं मिल रही थी कि वो खुद को पनिश करने लगा। वो कहते हैं ना, आप जब अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाते हो, इधर अपने आप को चोट पहुंचा लो या फिर दूसरों को। विंग वैसा ही था, वो अपने घर वालों को चोट तो नहीं पहुंचा सकता, वो खुद को चोट पहुंचा रहा था और उन लोगों को परेशान कर रहा था, उन्हीं से पनिशमेंट दे रहा था, उन्हीं टॉर्चर कर रहा था जो क्राइम करते थे। उसका उनका सब गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उसने नीमंजे को फ़ोन लगाया। नीमंजे, ओह इतने दिनों बाद मेरी कैसे याद आ गई विंग। तो विंग ने कहा वो कुछ नहीं, मुझे पता लगाना था कुछ चीज़ों के बारे में, इस वजह से। नीमंजे ने कहा कोई माफिया ले वर्क है। तो विंग ने कहा हाँ वैसे ही कुछ। तो नीमंजे ने कहा अच्छा ठीक है बताओ। उसके बाद विंग ने कुछ वेपन्स और डीलिंग के बारे में नीमंजे को समझा और नीमंजे ने कहा ठीक है मैं हैंडल कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कहने के बाद नीमंजे ने फ़ोन कट कर दिया। तो नीहू ने कहा गगा किसका फ़ोन था, जो आप इतने सीरियस हो गए। नीहू पीछे ही खड़ा था। नीमंजे को लगा कि भाई मेरे भाई के सामने सारा सच नहीं है ये तो नीहू ने कहा गगा। तो नीमंजे ने कहा मेरे उनका फ़ोन था, बिजनेस रिलेटेड वर्क था, तुम मैं क्या। तो न्यू हुसैन थोड़ा सहम गया, उसने कहा कुछ नहीं। न्यू मुझे वहाँ से चले गया और न्यू हुसैन ने बोला गगा मैं आपकी का भाई हूँ, आगे जाके मुझे भी ये सब में घुसना है, मुझे पता है कि आप माफिया के बारे में बात कर रहे थे पर आप भी बताना नहीं चाहते, इट्स ओके। तो बैंकिंग ने सर पे मारते हुए कहा सटा तुम भी ना क्यों भाई के साथ लेते रहते हो। तो न्यू हुसैन बैंकिंग को हक करते बोला क्यों ना उलझो, मुझे बड़ा मज़ा आता है। हाँ डरता तो हूँ मैं उनसे, पर भैया जब अपनी सीक्रेट छुपाते ना उनका शक्ल देखने लगा था। तुम्हें पता है भैया का एक गर्लफ्रेंड भी है। ये सुनने के बाद वेंकी ने कहा क्या। तो मुझे ने कहा वैसा था मैं बता था। ये कहने के बाद वो तीनों स्टडी हॉल से होके स्टडी रूम में चले गए थे, उनके स्टडी रूम में। और न्यूज़ ने कहा पता है म्याम म्याम सीजे हमारी होने वाली सी जाए। ये सुनने के बाद उन्होंने साहू जी है, ये सुनने के बाद इन दोनों का मुंह खुला के खुला रहेगा। तो बैंकिंग ने पर पोतो तो न्यूज़ ने वहाँ पे एजेंट की थ्रू काम करी है। जब उस वेनवन के बारे में इन लोगों को ठोस सबूत मिल जाएगा ना, उस दिन बड़ा मज़ा आएगा। तो
एंडिंग ने कहा, मतलब मैं कुछ समझा नहीं। वो तो वहाँ पे तो न्यूज़ ने कहा गगा को थोड़ा सा शक तो है वेंड्रान के ऊपर, अंकल के ऊपर, बस वो कंफर्म नहीं है, बस क्लू ढूंढ रहे हैं। और मैसेज बस उस क्लू को पहुँचने की कोशिश करे। तुम्हें पता है ना कहाँ किस माफिया के अंडर काम करती थी। तो वो वेंकिंग और वेंकिंग ने दोनों ने कहा विंगा का क्या, तो न्यूज़ ने कुछ सही कहा। बस इन लोगों के बारे में बस जल्दी पता चल जाए। हमारे पेरेंट्स को लगता है क्या कुछ नहीं पता है। जब पता चलेगा ना उनके पेरेंट्स को कि भाई साहब सालों पहले के लिए बदले को आप सुलझाने की कोशिश करेगी हमारे गगा से, तो पता नहीं क्या होगा। तो एंडिंग ने कहा मतलब, तो न्यूज़न ने कहा मैं बताऊंगा पर बांगजी को मत बताना। ये सुनने के बाद वेंकिंग और एंडिंग ने न्यूज़न को देखा। तो न्यूज़न ने कहा प्लीज़ बांगजी को इस बारे में पता नहीं चला है, वो पहले ही बहुत सारे मैस पे फंसा हुआ है, ये एक नया मैस उसके लाइफ में मत देना। तो वेंकिंग और एंडिंग ठीक है प्रॉमिस हम नहीं बताएंगे। तो आज का पार्ट यहीं पे खत्म होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय क्यूटीज एंड स्वीटीज।